सालों से हम लोगों की ज़िंदगी फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। कुछ भी कह लें, हमारी ज़िंदगी का जो ताना बाना है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, उसके आसपास ही कहीं चक्कर लगाता रहता है। फिल्मों का हमारी ज़िंदगी पर भी कमाल का असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। हम जीते हैं उस चीज़ को। कमोबेश बाहर की दुनिया का तो बहुत संपर्क नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में तो फिल्मों का लोगों से और फिल्मों का लोगों से और लोगों से फिल्मों का बहुत गहरा सा नाता है। और हम सब जानते हैं कि फिल्म है, ये शूट हुआ है, ये नकली है, झूठ है, मिथ्या है। कुछ लोग मिले, उन्होंने कुछ रचा और फिर सब खत्म हो गया और उसको फिल्म की शक्ल दे दी गई। लेकिन सालों साल हम उन चीज़ों को जीते हैं, उन डायलॉग्स को, उन शॉट्स को, उन तमाम सारी बातों को बुनते हैं, उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। हमारा जीवन दर्शन कई बार उन फिल्मों से ही तय हो जाता है कि यार वो डायलॉग था, डायलॉग तो वो होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। पार्टनर बोल दिया है तो देख लेंगे, कुछ भी, जो भी तमाम सारे डायलॉग्स हैं, हज़ारों हैं, और ये हुआ था, वो हुआ था, तो वो डायलॉग्स आपकी ज़िंदगी में शुमार हो जाते हैं। वैसे तो हर फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक नया मुकाम हासिल कर लेती हैं और उनकी बात ही कुछ ज़रा हटके हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आपको कहानी सुनाने का वादा है। और आज जिस फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ वो कह लेंगे किंवदंती बन गई है, इतिहास बन गई है, कालजयी हो गई है। कुछ फिल्में कालजयी हो जाया करती हैं, ऐसी ही उस फिल्म की कहानी है। और ये फिल्म हमारे दिलों के कुछ इतनी करीब सी है कि लगता है यार जैसे कोई अपना ही है, अपना बच्चा टाइप का, अपने ही किरदार, अपने ही लोग, अपने ही डायलॉग्स। सालों साल लोग उसे जिए चले जा रहे हैं। जिस प्लॉट पर ये फिल्म बनी थी, दरअसल उस प्लॉट पर, उससे मिलते जुलते प्लॉट पर, उससे मिलती जुलती स्क्रिप्ट पर पहले भी फिल्में बनी थी, इस फिल्म से पहले भी। लेकिन इस फिल्म ने तो बेमिसाल कामयाबी के कुछ झंडे ऐसे गाड़ दिए। ये फिल्म आई तो एक तहलका सा मच गया। शुरुआत में नहीं, वो दौर अलग था, लेकिन जब ये फिल्म का परवान चढ़ा लोगों के सिर पर, तो फिर वो परवान सिर चढ़कर बोला भी, और शायद आज तक बोल भी रहा है बदस्तूर। तो अब शायद आप समझ भी आए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात शोले की कर रहा हूँ। और शोले की बात कर क्यों रहा हूँ? परसों यानी सोमवार 15 अगस्त, देश की आज़ादी का दिन। 75 साल हो गए हैं हमें आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947 से वो यात्रा शुरू हुई। अब 15 अगस्त 2022 में हम खड़े हुए हैं। 75 सालों का जश्न मना रहे हैं हम। आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भरपूर जीजिए इस स्वतंत्रता को, इस आज़ादी का लुत्फ़ उठाइए, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ। खैर, खास बात यह है कि 15 अगस्त 1975 को ही शोले भी रिलीज हुई, है ना कुछ कमाल। जी हाँ, तो आज कुछ इसी की ही कहानी आपको लेके चलूँगा, सुनाता चलूँगा। मेरे एक दोस्त हैं जिनका जिक्र मैं कई बार करता हूँ, नाम नहीं बताता। उन्हें मैंने अज्ञे नाम दिया है। वैसे मुंशी जी ने किसी को अज्ञे नाम दिया था, लेकिन मैंने अपने दोस्त को अज्ञे नाम दिया है। और उनको मैंने अज्ञे इसलिए कहा क्योंकि नाम बता नहीं सकता, कुछ प्रोफेशनल दिक्कतें हैं और उनका नाम दे नहीं सकता। तो वो और मैं जब बात करते हैं तो हम लोगों का क्लासिफिकेशन है कि भारतीय सिनेमा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक शोले के पहले और एक शोले के बाद। बिल्कुल सही है। तो आज आपको शोले की कहानी सुना रहा हूँ, और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है 47 साल पहले भड़के थे शोले और आज भी दहक रहे हैं। तो बस चलते चलिए, सुनते चलिए।
का औजार, हम अंग्रेज के जमाने के चेले। बात शोले की चली है तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वो किसकी आंखों से देखी गई, और वो जिसकी आंखों से देखी गई उनका नाम है द्वारका देवेचा। और आंखों से देखी गई यानी कि वो कैमरे के पीछे से थे और वो फिल्म को शूट कर रहे थे। वो सिनेमेटोग्राफर थे, डायरेक्टर ऑफ सिनेमेटोग्राफी। पूरा नाम है उनका द्वारका नाथ देवेचा। गजब के आदमी, गजब के आदमी। आलोचकों का तो ये भी कहना है कि शोले जो कुछ भी बनी, शोले जिस भी रूप में आई, उसमें सबसे बड़ा योगदान द्वारका जी का ही है, द्वारका नाथ देवेचा का ही है, उनके डायरेक्शन का ही है कि इतने गजब के शॉट आते हैं। द्वारका जी मार्च 1918 में पैदा होते हैं और जनवरी 1978 में उनका देहांत हो जाता है। गजब के आदमी थे। उन्होंने करीब करीब 30 फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी की, और 1955 में उन्होंने एक फिल्म की थी और उनका नाम था यास्मीन। तो यास्मीन के लिए उनको बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड उन्होंने जीता था। फिल्म फेयर का अवार्ड उन्होंने जीता। इसके बाद 1960 में एक फिल्म आई थी, 1960 में एक फिल्म आई थी और उसका नाम था सिंगापुर। इसमें उन्होंने बाकायदा एक्टिंग की है। अब एक्टिंग की है, बहुत ही बढ़िया है मामला। लेकिन उनका जो सबसे बेहतरीन काम है वो है आपका शोले। रिमार्केबल काम है उनका। ट्रेन गुजर रही है, मैं रोमांचित हूँ। शोले की कहानी, मेरे कैमरामैन वो भी रोमांचित, द्वारका देवेचा के साथ। तो कुछ ऐसा ही शोले में भी हुआ, और उस समय कैमरामैन थे द्वारका नाथ देवेचा। शॉट्स थे वही, डाकू आ गए हैं ट्रेन में और लकड़ी का गट्ठर उन्होंने पटरियों पर रखा हुआ है और इंजन ने उसे ताबड़तोड़ उड़ाया है। वीरू बैठे हुए हैं, तेज चला रहे हैं। उस समय इंजन आपका वो है मतलब उस समय जो इंजन चला करते थे कोयले वाले, उसमें लगातार झोंके जा रहे हैं, तेज चल रहा है और उसके बाद लकड़ी उड़ती है। शानदार शॉट है, गजब का शॉट है। वो कैसे लिया गया होगा? द्वारका जी इज द ग्रेट। इसके बाद एक और शॉट है, आप यदि फिल्म देखें तो ठाकुर साहब के छोटे बेटे निम्मी, जिनका फिल्म में नाम निम्मी है, वैसे वो उनका नाम है रमेश कुमार। लोग उन्हें जॉली रमेश कुमार के नाम से जानते हैं। एक गाना आपने सुना हो गैमलर का, जिसमें किसी ने स्पेनिश में गाया है, जो ओ बाई साइटू, जो नाव में गा रहे हैं, आमोरे नियो बाई साई। तो ये जो गाना इतालवी में गाया गया है, इतालवी है। ये जो गाना गाया गया है ये रमेश कुमार साहब ने गाया है, जॉली रमेश कुमार साहब ने। यहाँ पर वो निम्मी बने हैं। तो जब निम्मी चिड़ियों को मार रहे हैं और उनके बड़े भाई आवाज दे रहे हैं, निम्मी बाबूजी को लेने जाना है क्या? आया भैया। तो वो जो बादलों का सीन है, रिमार्केबल, अल्टीमेट। गब्बर गांव में आया हुआ है और वीरू पकड़ गए हैं। कहां है फौजी नंबर 2? अरे कहां है रे फौजी नंबर 2? और जैसे ही बच्चन आते हैं, वहां म्यूजिक और मोशन, ऐसे कई शॉट्स हैं। घोड़ों की दौड़ है, ठाकुर साहब का गब्बर को पकड़ लेना है, पुल के शॉट्स हों। द्वारका जी ने गजब किया है। ये फिल्म काफी हद तक सिनेमेटोग्राफी पर बेस्ड है। लीड हीरो धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र पहले गब्बर का रोल करना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो गब्बर का रोल करें, लेकिन फिर जब स्क्रिप्ट सुनी तो उनके अपोजिट वीरू के अपोजिट हेमा मालिनी, और हेमा मालिनी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वीरू बनूंगा, और इस तरह वो वीरू बन जाते हैं। गब्बर की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में 1950 के दशक में के बीहड़ में एक डाकू हुआ करता था गबरा, और पुलिस उससे बहुत डरती थी, बहुत भय खाती थी और बहुत उसका आतंक था।
और वो उसके बारे में कहा जाता था कि ये लोगों के नाक कान काट लेता है, काफ़ी दुर्दांत और काफ़ी भयानक किस्म का डाकू हुआ करता था। तो यही एक प्लॉट बनाया गया, गबरा का नाम गब्बर किया गया और रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी बहुत कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि उसके बाद क्या हुआ और फिल्म कैसे बढ़ी। ये कुछ प्लॉट्स चुने और उस पर फिल्म बनती चली गई। और सबसे बड़ी बात ये कि गबरा को खोजने के लिए 3 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, उस पर 50,000 का इनाम भी था। मतलब गबरा कोई छोटा आदमी नहीं था, ज़बरदस्त किस्म का था और पूरा तहलका मचाया हुआ था उसने। और इसी गबरा को रमेश सिप्पी साहब ने गब्बर कर दिया। और लेजेंड गब्बर सिंह कितने आदमी थे, बात यहीं खत्म हो जाती है। कितने आदमी थे? शोले यानी कई लोग, कई लेजेंड्स, और सब इस फिल्म के बाद टॉप पर पहुंच गए, सब किंवदंती बन गए, आज भी हैं। सलीम जावेद साहब जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, और सबसे खास बात कि उन्होंने जो जय वीरू लिए तो वो उन्होंने अपने दोस्तों के ही नाम लिए। उनके दोस्तों के नाम थे जय सिंह, वीर सिंह। क्या बात है, आदमी ऐसा ही करता है जो मतलब कोई चीज़ आसमान से नहीं आती है, हर चीज़ यहाँ ही होती है, इसी रूप से ही होती है और आप उसको अपनी चीज़ में ढाल लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद हो, वेद व्यास हो, वो कैरेक्टर हुए ना, वो दुर्योधन हुआ ना, वो कृष्ण हुआ ना, वो कर्ण हुआ ना, वो अर्जुन हुआ ना, वैसे ही जय वीरू भी तो हुए। तो जय वीरू कहाँ से आए होंगे? वैसे ही उन्हीं के दोस्त थे, उन्होंने वीरेंद्र सिंह और जय सिंह को अपनी कहानी के जय वीरू बना दिया और ज़बरदस्त। बाकी जब कुछ फिर से बताने की ज़रूरत नहीं। शोले ने जो किया वो ये किया कि इसके बाद स्क्रिप्ट राइटर्स का कद बहुत बढ़ गया और उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलने लगे और उसके बाद फिर कहानियों की डिमांड बढ़ी। उसके बाद फिर लोगों को समझ में आया कि स्क्रिप्ट होती क्या चीज़ है, स्क्रीन प्ले होता क्या है और कैसे उस पर एक बेहतरीन फिल्म बनती है। और जो भी बेहतरीन फिल्म बनती है, इट डिपेंड्स ऑन स्क्रिप्ट, इट डिपेंड्स ऑन स्क्रीन प्ले। और बस ये होता चला गया। तू वो दोस्त नहीं रहा, तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला? साला नौटंकी। फिल्म के बेहतरीन गानों में से शुमार जो गाना है, दोस्ती का अप्रतिम गाना है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये लाजवाब जो गाना है, किशोरदा मन्नादा की आवाज़ में, पंचम का म्यूज़िक है, लिखने वाले आनंद बख्शी साहब, शूट करने में उनका योगदान है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। द्वारकानाथ देवेचा साहब, सबका एक बेस्ट वो आपको गाने के रूप में दिखता है। इस गाने को शूट करने में 21 दिन लगे थे, सब बेहतरीन, अलहदा। अमिताभ धर्मेंद्र का कोई जवाब नहीं, जिसमें अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को अपने कंधे बिठा लेते हैं। ये मेमोरेबल शॉट है। मेरी तमन्ना है कि किसी को अपने दोस्त को बिठाऊं, जिनको बैठाना है उनका नाम भी तय है, उसे बोल चुका हूँ, वही अज्ञे हैं। उन्हें बोल चुका हूँ कि एक दिन ये करना है और जिस दिन करना है उस दिन धमाका होगा। तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बहुत ज़बरदस्त, लाजवाब गाने को शूट करने में 30 दिन का समय लगा था और इतना कमाल था कि कई सारी चीज़ें करनी पड़ गई थी। और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि गाड़ी का नंबर 3047 और सौभाग्य से ये गाड़ी का नंबर मेरी स्कूटर का भी रहा है, 3047। सालों साल वो गाड़ी खड़ी रही, खूब चलाई मैंने, ज़बरदस्त चलाई वो स्कूटर 50 रुपये। तो जबलपुर में रहा, उसे बिल्कुल ऐसे फरारी की तरह चलाता था और
ज़बरदस्त किस्म से चलाया उसको। फिर जब नहीं था तब मम्मी ने कहा कि अब इसे बेच दो, सिर्फ इसलिए उसको नहीं बेची कि वो 3047 है। लेकिन फिर वो अब बहुत दिन तक खड़ी रहती, किसी काम ही आ जाए, तो फिर मम्मी ने उसे बेच दिया। लेकिन 3047 का कोई मुकाबला ही नहीं। वो बुलेट। शोले शायद हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी, शायद नहीं, कंफर्म पहली फिल्म ऐसी है जो 100 से भी ज़्यादा टॉकीज़ों में 25 से ज़्यादा हफ्ते चली। और मुंबई के मिनर्वा सिनेमा में, मिनर्वा टॉकीज़ में शोले ने रिकॉर्ड बनाया और 5 साल चली। शोले द ग्रेटेस्ट एवर, नन अदर देन शोले। तो बस सुनते रहिए मेरे साथ, कुछ और भी आपको सुनाता चलूँगा जल्दी से। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे कि बस एक बात और बताऊंगा आपको। इसमें एक ट्रॉली है बुलेट में, और वो बार बार मिस हो रही थी। वो एक बार निकली है, फिर एक बार जुड़ी है, तो वो जुड़ नहीं पा रही थी। और फिर जब बच्चन आते हैं तो बच्चन में वो शॉट एक बार में ओके किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरह से। अब देखो, पहले ट्रॉली निकल गई है, फिर रास्ते में कहीं मिल जाती है, और फिर उसको जोड़ लिया जाता है। तब बच्चन ड्राइव कर रहे हैं और बच्चन ने सीधे करके वो शॉट ओके कर दिया। लाजवाब फिल्म, लाजवाब किस्से, हिट का तो क्या ही कहूँ। इसके बाद जो ठाकुर साहब का रोल था वो पहले एक रिटायर्ड अफसर का था, रिटायर्ड आर्मी अफसर का था। लेकिन बाद में उसे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं यार, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, थोड़ा सा पुलिस अफसर का कर दो। तो फिर उनका ठाकुर बलदेव सिंह पुलिस अफसर बन जाते हैं और कमाल, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जगदीप साहब मूलतः मध्य प्रदेश के दतिया के रहने वाले हैं, और उनका जो किरदार है सूरमा भोपाली, वो वास्तव में एक असल किरदार है। उस समय भोपाल में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय हुआ करते थे, उसी तरह के थे वो, और जगदीप साहब के वो परिचित थे। तो ये रोल उनसे लिया गया, जगदीप साहब ने खुद किया, लाजवाब किया, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। अमा खां, क्या 2 रुपये में आप सारा जंगल लेने निकले थे? अल्टीमेट ये क्या है, लकड़ी? अरे उठो खां, और दिन भर झूठते रहते हो, 25 झूठ हमसे खेलवाते हो। तो ये जो भोपाली मिक्स उनकी लैंग्वेज आई, वो कमाल की आई, ज़बरदस्त। ये देखिए पैसे मांग रहे हो, और नहीं तो क्या 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे? अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है, समझे? चलो। गब्बर पहली चॉइस नहीं थी रमेश सिप्पी साहब की, और ये रोल पहले डेनी डेंगजोंगपा को दिया गया। डेनी डेंगजोंगपा, उनका असल नाम वैसे शिरिंग फिंसो है, सिक्किम से आते हैं, ज़बरदस्त एक्टर हैं, अमिताभ के अच्छे दोस्त भी, सॉरी अमिताभ जी के अच्छे दोस्त भी। और उनको साइनिंग अमाउंट भी दे दिया गया था डेनी साहब को, लेकिन डेट्स नहीं मिल पा रही थी, और डेट्स नहीं मिल पा रही थी तो सारा खेल डेट्स का होता है, फिल्म बनानी होती है, फिर वो किसी के साथ भी। और फिर अमजद खान साहब को कास्ट कर लिया गया। और फिर से मैं यही कहूँगा, आज मैं यही कहता चल रहा हूँ कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या बताऊँगा, कुछ बिहाइंड द कटेल कुछ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सामने भी शोले चल रही है, और जब आप सुन रहे होंगे तो आपके सामने भी एक शोले चल रही होगी। तो बहुत कुछ बताने का है नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी बताने का है वो ज़रूर बता रहा हूँ। अमजद खान साहब का जो फेमस डायलॉग एक ही है, कितने आदमी थे। ये 40 बार शूट हुआ था, और 40 बार के बाद इसे फिर फाइनल किया गया। ऐसा नहीं है, फिल्म बनने में खासी मशक्क़त होती है, जिसे आप सब कुछ फाइनल देखते हैं वो बहुत कुछ छन कर आता है, बहुत कुछ परिष्कृत होकर आता है, बहुत कुछ मॉडिफाइड होकर आता है, और बहुत कड़ी मेहनत के बाद आता है। अमिताभ बच्चन भी डायरेक्टर्स की पहली चॉइस नहीं थे। रमेश सिप्पी चाहते थे कि शत्रुघ्न ये रोल करे, लेकिन होता वही है जो होना होता है। किसी वजह से शत्रुघ्न फाइनल नहीं हो पाए, और धर्मेंद्र ने भी अमिताभ बच्चन की सिफारिश की। सिफारिश क्या, मतलब अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा कर रहा है इस समय। अमिताभ बच्चन उस समय तक बड़ा नाम नहीं बने थे, और रमेश सिप्पी ने देखा, कोशिश देखे, अच्छे भी लगे, ओके हो गया। जंजीर ने अमिताभ बच्चन को स्टार बनाया।
लेकिन शोले ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। और अमिताभ बच्चन बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन हाँ इस फिल्म के बाद अपन देखें तो ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन छाए हुए हैं। वो छाने ही आए थे और छा गए। मैंने तो अपनी आंखें पहले ही बंद कर ली। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? हाँ, हमें बात करने की आदत ज़्यादा है, एक एक लाइन में जो बोलते चले हैं। नदर दिन कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगे। नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा। बस बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, न जाने क्या करेगा। अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि उस समय वो क्या थे। अमिताभ बच्चन का नाम कास्टिंग में चौथे नंबर पर आता है। पहला नाम आता है धर्मेंद्र, दूसरा नाम आता है संजीव कुमार, तीसरा नाम आता है हेमा मालिनी, चौथे नंबर पर आते हैं अमिताभ बच्चन, और उसके बाद आते हैं इंट्रोड्यूसिंग अमजद। बस सुनते रहिए। एक तरह से देखें तो धर्मेंद्र जी और हेमा जी के बीच जो अफेयर था वो इसी फिल्म से पनपा। और धर्मेंद्र तो राजी भी इसलिए हुए थे कि फिल्म में काम करने के लिए, क्योंकि उनके वीरू के अपोजिट हेमा थी, वो हो भी गया था। अब धर्मेंद्र जी ने कुछ चालें भी खेली थी, ऑब्वियस सी बात है। वो लाइट बॉयज़ को कुछ पैसे दिया करते थे, समझा भी दिया करते थे, कुछ पैसे दे दिया करते थे, यार सीन कुछ ख़राब कर दो, कुछ रीटेक लेनी है ताकि कुछ हम दोनों का वक्त बिताने का मौका मिल जाए। ऐसा करते हैं हम। और फिल्म में ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र जी की जो अटखेलियाँ हैं वो कई जगह दिखी हुई हैं, क्योंकि वो शॉर्ट्स हैं, लेकिन धर्मेंद्र अपने रंग में दिखे हैं। एक वो जहाँ अमिताभ बच्चन सो रहे हैं और ये निशाना लगवा रहे हैं आम तोड़ने के लिए, तो अब बोले बंदूक पकड़ो, फिर बंदूक पकड़वाई, उसके बाद बोले अब निशाना लगा, बोले आँख बंद कर लो, तो बोले मुझे तो आँख दिख ही नहीं रहे, तो क्या तुमने दोनों आँखें बंद कर ली हैं? तो और नहीं तो क्या, तो एक आँख बंद कर लो। तो फिर बच्चन वहाँ से कह रहे हैं मैंने तो कब से अपनी आँखें बंद कर ली। फिर जैसे ही बोले अब निशाना लगाऊं, तो उसके बाद उन्होंने आँखें भरते हुए जो थोड़ा सा पेट पकड़ा है वो लाजवाब शॉट है। इसके बाद फिर वो एक लड़ाई कर रहे हैं कि वो हेमा को छेड़ रहे हैं और पूजा करने जा रही हैं और पीछे से धन्नो, तो वो तमाम तरह की वो चीज़ें वो फिल्म में दिखती हैं। और यहाँ से दोनों का फिर शुरू होता है और 5 साल बाद 1980 में दोनों ने शादी भी कर ली। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। वही कर रहा हूँ भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। अमिताभ बच्चन और जया जी का मामला भी कुछ अलग है। और दोनों की शादी तो हुआ था जंजीर के सेट पर, तो शादी कुछ महीने पहले हुई थी, शोले की शूटिंग से 4 महीने पहले समझ मिला, तो शादी हो चुकी है। जया जी शूटिंग के समय प्रेग्नेंट थी, बड़ी बात है। आप सोचिए, हम लोग कहते हैं ना कि स्टार्स यार मेहनत नहीं करते, और स्टार्स तो बहुत कुछ उनका होता है, बड़े लोग होते हैं, लेकिन जितने बड़े लोग होते हैं तो उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी भी होती है और उस लेवल का काम भी करते हैं। तो जया जी प्रेग्नेंट, उसी में ही उन्होंने शूटिंग भी की और बाद में उन्हें एक बेटी हुई, और उसी बेटी को हम श्वेता बच्चन के नाम से जानते हैं। और जया जी इस पूरी शूटिंग के दौरान ऑब्वियस सी बात है।
तो बस इसी तरह की कुछ और छोटी छोटी बातें बस जल्दी से बताता चलूँगा, जुड़े रहिए। आखिर शोले बनी कहाँ थी, वो सेट कहाँ था, वो लोकेशन कहाँ थी? बिल्कुल सही बात है। और शूटिंग कर्नाटक में हुई है। कर्नाटक में भी बेंगलोर के पास 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और उसे रामनगर गांव भी कहा जाता है। तो सिप्पी साहब ने बहुत इसमें से छेड़छाड़ नहीं की और रामनगर को ही रामगढ़ बना दिया। एक पहाड़ी नुमा इलाका है और उसे अब शोले विलेज ही कहा जाता है और बहुत बड़ा टूरिस्ट हब हो गया है। बहुत सारे लोग जाते हैं। मेरी भी तमन्ना है जाने की, मौका मिलेगा पता नहीं, लेकिन जाऊंगा ज़रूर। एक छोटी सी बात और अमजद खान साहब के बारे में कि जो इस फिल्म में जिसने लीड किया, जिसके नाम से ये फिल्म बिकी, जो एक तरह से इस फिल्म का स्तंभ है, गब्बर। वो गब्बर एक शख्स को पसंद नहीं था और वो कौन थे? वो थे फिल्म के राइटर जावेद अख्तर साहब। और जावेद अख्तर बहुत राज़ी नहीं थे कि अमजद खान को लिया जाए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अमजद खान की आवाज़ बहुत कन्विंसिंग नहीं है, वो आवाज़ में वो पिच नहीं है जो कैरेक्टर बोल रहा है। राइटर हैं, ऑब्वियस सी बात है, कैरेक्टर को जी रहे हैं, वो वही उस कैरेक्टर को लेकर आए हैं, उनका कहना मायने रखता है। लेकिन बात वही आई थी, बहुत सारी चीज़ें होते होते वो तो किसी के नाम लिख जाया करता है, वो सब कुछ स्क्रिप्ट करके भेजता है किसे क्या होना है, और उसने गब्बर के नाम पर अमजद साहब का नाम लिख दिया। डैनी साहब फाइनल हुए थे, सब कुछ थे, साइनिंग अमाउंट दे दिया गया था, बट लेकिन किंतु होना कुछ और था। तो ऐसा ही कुछ हुआ और अंत में अमजद खान साहब को ही ले लिया गया। रेस्ट इज हिस्ट्री। अमजद ने जो किया वो रिपीट नहीं हुआ उसके बाद। शोले रिमार्केबल, हिस्टोरिक, अविस्मरणीय, जितने चाहे आप विशेषण दे लीजिए। फिल्म 9 कैटेगरीज में नॉमिनेट होती है, लेकिन सिर्फ एक फिल्म फेयर मिलता है। 9 फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट होती है और वो भी किसके लिए? बेस्ट एडिटिंग के लिए। और यह अवार्ड मिला MS शिंदे साहब को। तो ऐसा भी होता है जो फिल्म, ये भी एक लर्निंग है। कई बार हम सोचते ना कि यार ये बच्चा गजब का टॉपर है, मतलब गजब का पढ़ता, बोले क्या बनेगा, देखिए बनना वही है। लेकिन तो कई बार इतनी मशहूर फिल्म जब आती है तब लोग शायद टीवी स्क्रीन के सामने बैठते होंगे। मैंने तो पेन ड्राइव में लेके रखी है, जब चाहे जब देखता हूँ। बहुत सारे जैसे लाखों लोग होंगे कि शोले जीवन का हिस्सा है, लेकिन अवार्ड क्या है? अवार्ड एक। तो कई बार आप अवार्ड से उन चीज़ों का आकलन नहीं कर सकते। खैर, तो एक अवार्ड मिलता है शोले को। शोले पहली फिल्म है जो 70 mm पे बनी, बहुत माना जाता था। मैं जबलपुर से हूँ, आपको बता ही चुका हूँ। जबलपुर में एक टॉकीज़ थी, शीला टॉकीज़। शीला टॉकीज़ में शोले रिलीज़ हुई थी, मेरे मम्मी पापा ने देखी थी साथ में 75 में। और बस 1 साल बाद मेरा जन्म हो गया। तो 7 और कहा जाता था कि अब तो उसकी जगह कोई कॉम्प्लेक्स बन गया है जबलपुर में। शीला का जलवा था शोले। शोले 70 mm पर बनने वाली, लेंस का साइज होता है 70 mm, तो 70 mm बनने वाली पहली फिल्म थी और पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें स्टीरियोफोनिक साउंड था। मतलब पूरा सोच के बनाया गया था कि आखिर मुझे बनाना क्या है और मैं क्या चीज़ बनाने जा रहा हूँ, और वही चीज़ बनाई रमेश सिप्पी साहब ने सदियों के लिए। बहुत जाने हाथ है ये हाथ हमको देखा कौन। दोस्तों, एक छोटा सा शब्द है, शिद्दत। शिद्दत यानी पूरे मन से, लगन से। किसी भी काम को पूरी तरह से डूब कर किया जाए ना, पूरी लगन से, पूरे समर्पण के साथ, तो नतीजे कुछ अलग ही होते हैं। रमेश सिप्पी साहब ने ऐसा ही किया। चाहे एक्टर्स हो, लोकेशन हो, सिनेमेटोग्राफी हो, लिरिक्स हो, डायलॉग्स हो, हर डिपार्टमेंट, म्यूज़िक हो, हर डिपार्टमेंट परफेक्ट है, ज़बरदस्त है, शानदार है। 47 साल हो चुके हैं फिल्म को, 47 साल, 47 ईयर्स कम नहीं होते। और आज भी शोले भड़क ही रहे हैं, उनकी आँच
धीमी नहीं पड़ी है, जस की तस है, जब आती है तब देखते हैं। जब आ रही है आप गुजरेंगे, ठिठक जाएंगे, शोले आ रही है तो अच्छा ये चल रहा है, अच्छा आप स्टोरी बोलने लगे लेकिन शॉर्ट देख कर नहीं जाएंगे। बस यही है जलवा। कमोबेश ऐसा जिंदगी में भी है, यकीन मानिए ऐसा ही होता है। आप किसी चीज़ को पूरे मनोयोग से, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से कर डालिए, हो सकता है कि परिणाम आपके मन मुताबिक ना हो सकता है आपको आपकी मंजिल ना मिले, आपको वैसे नतीजे ना मिले, आप उस रिजल्ट्स को ना पा पाएँ, उन रिजल्ट्स को जो आपने चाहे चीज़ बने। लेकिन यकीन मानिए आप अपनी उस चीज़ के लिए, आप अपने उस समर्पण के लिए, आप अपनी उस लगन के लिए 10 साल 20 साल बाद भी याद किए जाएंगे, ये तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग आपको याद रखेंगे। दुनिया आपके काम को याद रखती है और ये 100% देने का जो जज्बा है यही आपको बड़ा बनाता है, यही आपको ऊंचाई दिलाता है हर हाल में। 100% देने का एहसास ही आपको पूर्ण भी बनाता है। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई है तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। और आज शोले का वो गाना सुनवा रहा हूँ जिसमें पंचम का म्यूज़िक, पंचम की आवाज़ और मैंडोलिन की जो तार है, उनकी जो झंझनाहट है, वो आपको आज भी झुमाने के लिए मजबूर कर देती है। तो गाने को सुनिए, फिर रखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद।